हेलो एवरीवन, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं मदान पाठशाला पे। और आज हम क्लास 8 साइंस का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर पहले से ही चैनल पे अपलोडेड है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर कर देना। तो पहले चैप्टर में हमने समझा था कि इस बुक में क्या क्या चीजें हैं, और आपने एक और चीज देखी होगी कि पहले पेज पे ना हमें कुछ क्वेश्चंस लिखने हैं। जिन क्वेश्चंस को हम सोचते हैं, हमें जो क्वेश्चन दिमाग में आते हैं ना, वो क्वेश्चंस हम लोगों को लिखने हैं अपने फर्स्ट पेज पे। हर एक चैप्टर में हमारा ऐसे ही चलेगा। तो सेकंड चैप्टर को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, और इनका इंट्रोडक्शन हमने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, जिसमें हमने देखा था वैक्सीनेशन में कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, और कुछ हमारे एनिमीज, दुश्मन होते हैं, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। हमारी नेकेड आइज मतलब बिना कोई चीज लगाए अपनी आइज पे, ना आपने कोई बायनोकुलर्स लगाने हैं, ना माइक्रोस्कोप लगाना है, ना मैग्नीफाइंग ग्लास लगाना है। तो नेकेड आइज, बिना किसी चीज के जो भी चीजें आपको दिखती हैं, उसके बियॉन्ड, उसके आगे भी एक दुनिया है, जिस दुनिया में हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। सो ये चैप्टर का नाम हमें समझ आ गया। इसमें देखो आपको क्या क्या दिख रहा है। हमें जो इमेजेस है ना, उसमें हमें ना बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे एक दिख रहा है, यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, बिना किसी चीज को लगाए हुए हमें वो नहीं दिखते। छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। इस चैप्टर में वो समझाऊंगा। यहाँ पे इमेज है, ठीक है, ये मैंने लगाई है। ये हमें एक माइक्रोस्कोप दिखा रहा है, और इस माइक्रोस्कोप से हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिख रहा है, ठीक है। ये बुक की इमेज नहीं है, मैं आपको बताते हुए चलूंगा कि बुक की जो भी इमेजेस है उनका मतलब क्या है, ठीक है। तो जैसे ये बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये बच्चे क्या कर रहे हैं, पॉन्ड में से पानी को कलेक्ट कर रहे हैं, और इस पॉन्ड वाटर में से हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, बारिश में खेल रहे हैं। आप लोग भी खेलते होंगे बारिश में, ठीक है, बारिश में खेल रहे हैं, और इस पानी में भी हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेसिकली हर जगह होते हैं, हर जगह प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इनको हम ओमनी प्रेजेंट भी बोलते हैं, मतलब ये हर जगह होते हैं, ठीक है। चैप्टर 2 है। अब हम आगे चलते हैं, ये तो नाम है सिर्फ। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल? आपको क्या क्या चीजें दिखेगी अगर आपका जो इनविजिबल वर्ल्ड है वो आपको एकदम से विजिबल दिखने लग जाए? जैसे आप पानी देखो और पानी के अंदर आपको इतने सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने लग जाए, तो क्या क्या चीजें दिखेंगी? हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज। तो आपको बेसिकली ना यहाँ पे क्वेश्चंस लिखने हैं। आप यहाँ पे खाली जगह है, तो आप यहाँ पे ना अपने क्वेश्चंस लिख सकते हो। जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे लिख देना। तो हर बुक में स्टार्टिंग में, हर चैप्टर में सॉरी, आपको कुछ जगह दी गई है, उसमें आप जो भी क्वेश्चन सोचते हो ना, वो आप लिख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन क्या है? हाउ डू यू थिंक द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड माइट चेंज द वे यू थिंक अबाउट साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन व्हाट काउंट्स एज लिविंग? तो ये नॉलेज आपको चेंज कर देगी, आपको बताएगी कि क्या चीजें लिविंग होती हैं, उनका साइज कितना छोटा होता है, वो कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, मतलब बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन फिर भी वो कितने छोटे हैं। तो आपका जो नजरिया है ना, उसको चेंज कर देगी। तो सेकंड क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरैक्ट विद ईच अदर? क्या आपने सोचा ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट कैसे करते हैं, या इंटरैक्ट करते भी हैं कि नहीं करते? तो ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आए आप इसको लिख सकते हो। हर चैप्टर के फर्स्ट पेज पे आपको ये देखने को मिलेगा। फर्स्ट चैप्टर में भी हमें देखने को मिला था, जिसमें हमने लिखा था कि पूरी जो है वो आगे से थिन क्यों होती है, पीछे से थिक क्यों होती है, एक साइड थिनर क्यों होती है, और अलग अलग चीजें हमने देखी थी, ठीक है। तो वो भी चैप्टर एक बार जाके देख लेना। अब हम स्टार्ट करते हैं, सेकेंड पेज पे आते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन के बाद यहां से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। तो हमारी आंख हर चीज नहीं देख सकती, जो बहुत छोटी छोटी चीज है ना, उसको हमारी आंखें नहीं देख सकती। हमारी आंख की एक लिमिट है, और उसी लिमिट में हम देख सकते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम मेनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। तो बहुत टाइम के लिए हमारे जो एंसेस्टर्स थे ना, पुराने लोग थे, उनको पता ही नहीं था कि ऐसे कोई ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई होते हैं। तो वो उसको इमेजिन ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनको दिखते ही नहीं थे। लॉन्ग अगो पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। बाद में जाके डिस्कवरी हुई, लोगों ने देखा कि एक छोटा सा कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास से हम बड़ा देख सकते हैं। जैसे भी मैं आपको एग्जांपल भी दूंगा, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास देखा होगा, और यहाँ पे इमेज भी है, देखो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है। और मैग्नीफाइंग ग्लास में हम इसको लगाते हैं ना, तो हम बड़ा बड़ा देख पाते हैं। आपने देखा होगा, है ना, हम खेलते भी हैं ऐसे, कोई चींटी को देख लिया, कोई कीड़े मकोड़े को देख लिया, तो बड़े बड़े दिखते हैं। तो बेसिकली आप
चीजों को बड़ा करके देख सकते हो। किससे? एक ग्लास के पीस से। तो लोगों को जब ये पता लगा तो लोगों ने, क्योंकि क्यूरियस हैं, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखना स्टार्ट कर दिया। किसी ने कुछ देखा, किसी ने कुछ देखा, उसमें पता लगा कि छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी हैं। ठीक है। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। लेंटिल पता है आपको क्या होती है? दाल। ठीक है, दिस इज लेंटिल सीड, और उसकी शेप कुछ ऐसी होती है। ठीक है, अगर ये दाल है तो इसको हम बोलते हैं लेंटिल, राइट। और लेंटिल जैसा ही हमारा ग्लास का पीस होता है, तो ग्लास का पीस भी हमारा ऐसे होता है। तो यहां से हमने लेन ले लिया और इसको बनाया लेंस। ठीक है, तो लेंस का नेम कहां से आया? लेंटिल से आया। ठीक है, लेंस का नेम हमारा लेंटिल से आया। ठीक है, तो कैसी शेप होती है? लेंटिल जैसी शेप होती है। थिक इन द मिडल, मिडल से थिक है, और थिन एट द एज, एज पे थिन है, एज पे पतली है, और बीच में से मोटी है। ठीक है, जैसे आपको दिख रही है यहाँ पे इमेज। हेंस दे कॉल्ड इट एज लेंस, इसीलिए लेंस आया। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव्ड टू बिकम मोर पावरफुल। जैसे जैसे आगे डिस्कवरी होती गई, जैसे जैसे इन्वेंशन होता गया, तो उस लेंस को और बढ़िया बना दिया, उसको और इंप्रूव कर दिया। ठीक है, और इंप्रूव करने से क्या हुआ कि ज्यादा चीजें दिखने लग गई, ज्यादा जूम करके दिखने लग गया, है ना। Each new tool, from simple magnifying glasses to microscopes, helped humans see what their eyes could not. तो यहां पे हमें दिख रहा है एक मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर माइक्रोस्कोप तक हम क्या कर रहे हैं? हम लेंसेज को यूज कर रहे हैं। और मैग्नीफाइंग ग्लास में इतना ज्यादा जूम नहीं दिखता, बट आपको माइक्रोस्कोप में बहुत ज्यादा जूम तक दिख जाता है। 100, 200, 300 टाइम्स तक जूम भी हमें माइक्रोस्कोप में दिख जाता है। तो जैसे जैसे ये चीजें इंप्रूव हुई, वैसे वैसे हमें और अच्छे से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखने लग गए। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विथ टाइनी लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इसने क्या किया? एक दुनिया खोल दी, और उस दुनिया में हमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे, और ये फैसिनेटिंग सी दुनिया के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, so we will learn about these microorganisms. ठीक है, you have already learned about the amazing variety of living beings. just look around. आप लोगों को पहले से ही पता है कि कितने ज्यादा डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। प्लांट्स भी कितने कितने डिफरेंट होते हैं, एनिमल्स भी हमारे कितने कितने डिफरेंट होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े इंसेक्ट्स भी हमारे कितने कितने डिफरेंट होते हैं। तो कितनी ज्यादा लाइफ फॉर्म डिफरेंट है, ऐसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स, बहुत सुंदर सुंदर प्लांट्स हैं, एंड एनिमल्स, एनिमल्स भी बहुत सुंदर सुंदर हैं। दे आर ऑफ ऑल शेप्स, साइजेस एंड कलर्स। प्लांट्स में भी इतने सारे कलर्स, शेप, साइज, एनिमल्स में भी इतने सारे कलर्स, शेप एंड साइज। सम लिविंग बीइंग्स आर टाइनी, कुछ कुछ बहुत छोटे हैं, while others are really big. एनिमल्स में भी आपको पता है कुछ छोटे छोटे एनिमल्स हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं। प्लांट्स में भी कुछ बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कुछ इतने लंबे चौड़े ट्रीज होते हैं। तो छोटे भी प्लांट्स हैं, बड़े भी प्लांट्स हैं, ऐसे छोटे भी एनिमल्स हैं, बड़े भी एनिमल्स हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मेनी अदर फीचर। सिर्फ छोटा या बड़ा साइज ही नहीं है, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट चीजें उनमें। ऑल दीज लिविंग बीइंग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये सबको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। हम भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सा कीड़ा भी एक ऑर्गेनिज्म है, एक स्पाइडर भी ऑर्गेनिज्म है, प्लांट भी ऑर्गेनिज्म है। ऐसी जो छोटे छोटे हैं उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। Have you ever noticed the smallest organism around you that is visible to the naked eye? ठीक है, सबसे छोटा एनिमल या सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म सोचने की कोशिश करो जो आपको दिख पाए। जैसे एक चींटी को इमेजिन कर लेते हैं, या मक्खी को इमेजिन कर लेते हैं, या मस्कीटो को, मच्छर को इमेजिन कर लेते हैं। तो बहुत छोटा सा होता है। थिंक अबाउट इट, उसके बारे में सोचो। हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी? तो वो छोटा सा है, उससे छोटे भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम नहीं देख सकते, बट वो सबसे छोटा है जो हम देख सकते हैं। जैसे मक्खी, मच्छर, आपने जो भी इमेजिन किया होगा। तो यहाँ पे इमेज है, ये मैंने लगाई हुई है आप लोगों को समझाने के लिए बेसिकली। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं, कुछ प्लांट्स भी दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आपको कुछ एनिमल्स दिख रहे हैं जो कि उड़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स दिख रहे हैं, या फिर आप बोलो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड प्लांट्स दिख रहे हैं। ये वाले एक्वेटिक हैं जो पानी में रहते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस मैंने लगाई हुई हैं। बेसिकली इन इमेजेस से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि एनिमल्स और प्लांट्स कितने कितने डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। You might have seen some people using reading glasses. आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग रीडिंग ग्लासेस को यूज करते हैं। रीडिंग ग्लासेस क्या होते हैं? रीडिंग ग्लासेस, जैसे कि आपने बाबू राव को देखा होगा।
वो रीडिंग ग्लासेस यूज करते हैं, बहुत मोटे मोटे लेंस लगे होते हैं। आप लोगों में से शायद कुछ लोग चश्मा भी यूज करते होंगे, ठीक है। तो चश्मे में क्या होते हैं, रीडिंग ग्लासेस यूज होते हैं। रीडिंग ग्लासेस क्या करते हैं कि आपको अच्छे से पढ़ने में हेल्प करते हैं। बेसिकली आई में थोड़ा सा डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है, हमारी आंखें खराब हो जाती हैं और उस वजह से आपको लेंसेज चाहिए होते हैं जिससे आप अच्छे से उनको देख पाओ, पढ़ पाओ बिना किसी स्ट्रेन के, ठीक है। जैसे बाबूराव का चश्मा तो बहुत मोटा है, बट इतना मोटा बहुत रेयर किसी को लगा होता है, शायद आप में से किसी को रीडिंग ग्लासेस लगे हो। हाउ डज इट हेल्प देम सी बेटर, तो कैसे ये हेल्प करते हैं लोगों को अच्छे से देखने में। और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो तो क्या होता है, उसके लिए हमारे पास फर्स्ट एक्टिविटी है ऑफ दिस चैप्टर, एक्टिविटी 2.1, उसका नाम है लेट अस ऑब्जर्व। तो क्या बोल रही है एक्टिविटी, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क made up of glass as shown in figure 2.1, fill it with water। कहां है फिगर 2.1, ये रही, ठीक है। तो ये फ्लास्क आपको पूरा दिख रहा है यहां पे, देखो इसको इमेजिन करने की कोशिश करो। इमेज इतनी क्लियर नहीं है हमारी बुक में, तो ऐसे करके ये फ्लास्क है, ऐसे करके, राइट। उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने पानी भर दिया, राइट। अगर ये फ्लास्क मैं आपको यहां पे दिखाऊं, ये मैंने इमेज लगाई है आपको दिखाने के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क। इसका जो बॉटम है, इसका जो नीचे का पार्ट है वो राउंड है, ठीक है। इसको आपने पूरा पानी से भर दिया है जैसा मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद चलते हैं, क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क। सो ऊपर आपने कॉर्क लगा के इसको बंद कर दिया है, आप इमेज में भी देख सकते हो। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। तो आप जब इसको बंद करके बुक के ऊपर रखोगे तो आपको जो अल्फाबेट्स है ना, ये जो वर्ड्स हैं वो बड़े बड़े दिखेंगे। देखो इसमें मैं मिटा देता हूं इसको, तो आपको ये जो भी एंटीबॉडीज लिखा हुआ है ये बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आप इसको करके भी देख सकते हो। तो यही छोटी सी आपकी एक्टिविटी थी, समझ गए। आपने क्या किया, राउंड बॉटम फ्लास्क को पानी से भर दिया, उसको बुक के ऊपर रख दिया और आपको बुक के जो वर्ड्स है ना वो बड़े बड़े दिखेंगे, है ना। तो आप ये कर सकते हो और इससे बुक को बड़ा बड़ा देख सकते हो। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, द लेटर्स अपीयर लार्जर व्हेन वी सी थ्रू द फ्लास्क। दिस हैपेंस बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो आपने क्या बना दिया, आपने एक मैग्नीफाइंग ग्लास बना दिया। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास, अगर आपके पास है तो आप इसको यूज करके देख सकते हो, टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। एक छोटी सी चींटी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास होता था ना, तो हम देखते थे, हम जा जाके देखते थे ये कैसा दिख रहा है, ये वर्ड कैसा दिख रहा है, ये छोटी सी चींटी कैसे दिख रही है। तो आप एक चींटी को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, क्या आपको उसकी डिटेल ज्यादा अच्छे से दिख रही है, तो आंसर है हाँ, ऑफकोर्स अच्छे से दिखेंगे क्योंकि हमें बड़ा होके दिख रहा है। For a long time, people were curious to explore the tiny organisms around them, but they could not see them with their naked eyes। तो लोग एक्सप्लोर तो करना चाहते थे छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को, बट वो उनको दिखते ही नहीं थे, तो एक्सप्लोर कैसे करेंगे। तो जब उनको पता लगा लेंसेज के बारे में या मैग्नीफाइंग डिवाइसेस के बारे में, तो उन्होंने डिटेल्स देखना स्टार्ट की। फिर उनको पता लगा अच्छा चींटी ऐसे होती है, या मकड़ी ऐसे होती है, या मच्छर की डिटेल्स उनको पता लगी, ठीक है। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर द इनविजिबल वर्ल्ड, तो इनविजिबल वर्ल्ड जो हमें नहीं दिखता था वो कैसे दिखने लग गया, वो दिखने लग गया बाय द मैग्नीफाइंग ग्लास या मैग्नीफाइंग डिवाइसेस, जैसे मैंने आपको बताया माइक्रोस्कोप। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प्ड अस सी द टाइनी वर्ल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, क्या आपको पता है कौन सी ऐसी डिस्कवरी थी जिसने इस जर्नी की स्टार्ट करी। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बताऊंगा, इस चैप्टर में लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते हैं। इन 1665, ठीक है, तो बहुत पहले की बात है, 1665, अ साइंटिस्ट नेम रॉबर्ट हुक। तो एक भाई साहब थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रॉबर्ट डाउनी जूनियर नहीं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है, माइक्रोग्राफिया। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर, बहुत ध्यान से चीजों को देखते थे, एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट। तो साइंटिस्ट की एक कॉमन बात होती है, कोई भी अगर साइंटिस्ट होगा ना तो उसकी एक कॉमन बात होगी, अगर आप साइंटिस्ट हो तो आप में भी ये चीज होगी कि आप चीजों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हो, बहुत ध्यान से देखते हो और बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करते हो कि वो चीज कैसे काम करती है, ठीक है। और वो एक अच्छे आर्टिस्ट भी थे। In this book, he showed detailed drawings of tiny things that people had never seen before। तो उन्होंने क्या किया, अपनी बुक में ना स्केचिंग की और दिखाया कि कैसी चीजें जो लोगों ने कभी नहीं देखी थी वो कैसे दिखती हैं। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया, अभी मैं इमेज भी दिखाऊंगा। अपना माइक्रोस्कोप खुद बना के
चीजों को ऑब्जर्व किया, उनको स्केच किया अपनी बुक में, ताकि जो आम जनता है वो भी उसको देख पाए। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो साल है 1665। ठीक है, तो ये माइक्रोग्राफिया आपकी बुक है, इसका पूरा नाम है माइक्रोग्राफिया और सम physiological descriptions of minute body made by magnifying glasses with observations and inquiries thereupon by Robert Hooke, fellow ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ठीक है, तो ये पूरी बुक का नाम है, यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, यहाँ पे भी कुछ इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। बेसिकली ये बुक का कवर है। ठीक है, बस आपको नाम याद रखना जरूरी है, बाकी पूरी आपको जो भी पूरी कहानी है ना वो समझने की जरूरत नहीं है, बस आपको जो नाम है ना यहाँ पे ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक 1665, ये सारी चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके, समझ आ गया। फोटो देख लो भाई साहब की फोटो देख लो रॉबर्ट हुक की। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसी बॉक्स में, ये पूरा बॉक्स है एक एनसीईआरटी में, इसी बॉक्स में हम आगे चलते हैं। तो उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप खुद बनाया। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 times bigger than what one could see with the unaided eye. Unaided और naked का मतलब सेम है। सो जितना आप देख सकते हो ना उससे 100 टाइम जूम या 200 टाइम जूम रॉबर्ट हुक को दिखा। ठीक है, अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क। तो आप लोगों ने कॉर्क देखा होगा जो बॉटल के ऊपर लगाते हैं ना हम, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ ब्राउन से कलर का, इसको हम कॉर्क बोलते हैं। तो इस कॉर्क का एक स्लाइस काटा, छोटा सा पीस काटा, उसको माइक्रोस्कोप में देखा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया क्यूरियस तो होते ही हैं साइंटिस्ट, तो वो निकाल के माइक्रोस्कोप में देखा और क्या दिखा, एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मेनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। तो उनको दिखा कि छोटे छोटे एम्प्टी स्पेसेस हैं। कैसे एम्प्टी स्पेसेस हैं, मैं आपको यहां पे दिखाने की कोशिश करता हूं। ऐसे ऐसे हमारे एम्प्टी स्पेसेस हैं, खाली जगह हैं ऐसे। इनको हम हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। हनीकॉम क्यों, आपने मधुमक्खी का छत्ते की अगर ड्राइंग देखी हो तो कुछ ऐसे ऐसे करके उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे उन्होंने स्ट्रक्चर्स देखे। अगर आपको उनकी डिटेल ड्राइंग देखनी है तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, डोंट वरी अबाउट दिस। ये उनकी डिटेल ड्राइंग है। देखो छोटे छोटे बॉक्सेस बनाए उन्होंने, छोटे छोटे ऐसे, जिनको मैं जूम करके ऐसा बना रहा हूं। ठीक है, और ये उनका अपना बनाया हुआ माइक्रोस्कोप है। ये दोनों इमेजेस आपकी बुक में गिवन है, सो डोंट वरी अबाउट इट। चलो अब हम आगे चलते हैं। दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंड हिम ऑफ अ हनीकॉम्ब। ठीक है, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब क्या होता है, मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है, ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन कि उन्होंने इन छोटे छोटे बॉक्सेस को, इन छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स को क्या बोल दिया, उन्होंने बोल दिया सेल। ठीक है, सेल, जैसे जेल का सेल होता है। ठीक है, उन्होंने बोल दिया सेल। This was the first time the word cell was used in science to describe the basic unit of life. ये पहली टाइम था जब ये वर्ड यूज हुआ, और ये वर्ड इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था साइंस को समझने के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है ना वो सेल का बना होता है। अब ये सेल होता क्या है उसके लिए हम आगे के चैप्टर में चलेंगे तो पूरी जर्नी को समझेंगे, सेल क्या होता है और कैसे हर एक ऑर्गेनिज्म इसका बना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म छोटे से छोटा बड़े से बड़ा किसका बना होता है, सेल का बना होता है। बट सेल का नंबर डिफरेंट होता है। जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कम सेल्स होते हैं, और जो बड़े ऑर्गेनिज्म, जैसे हम बहुत बड़े ऑर्गेनिज्म है तो हमारे में बहुत ज्यादा सेल्स होते हैं, बट हर एक ऑर्गेनिज्म सेल का बना होता है। समझ आ गया, पूरी डिस्कवरी समझ आ गई। उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया और उस माइक्रोस्कोप से उन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को देखा सबसे पहले। उसमें उनको छोटे छोटे बॉक्सेस मिले और उन छोटे छोटे बॉक्सेस को उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला सेल। सो सेल ऐसे ही हमारा डिस्कवर्ड हुआ। ठीक है, समझ आ गया। जो आपकी बी इमेज है यहाँ पे, ये आपको माइक्रोस्कोप दिखा रही है उनका, और सी इमेज उनकी ड्राइंग दिखा रही है। इज इट क्लियर? चलो अब हम आगे चलते हैं, और इसी बॉक्स में अब हम आगे की तरफ चलेंगे। अराउंड द सेम टाइम इन 1660s एक और इंसान आए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही इंसान डिस्कवरी करते जा रहे हैं, एक और इंसान है जिनका नाम था एंटनी वैन लीवेनहॉक, और इनको हम एवी लीवेनहॉक भी बोलते हैं। एंटनी वैन लीवेनहॉक, इनको हम फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फाइंड करने के फादर। अब आप सोचोगे सर रॉबर्ट हुक ने क्या किया? रॉबर्ट हुक ने ना डेड सेल्स देखे, जो कॉर्क का पीस था ना उसके सेल्स जो होते हैं वो मरे हुए होते हैं, डेड होते हैं। इन्होंने पहली बार लिविंग सेल्स देखे थे। ठीक है,
ये एक डच साइंटिस्ट थे, मेड बेटर लेंसेज, इन्होंने लेंसेज को बेटर किया, रॉबर्ट हुक से लेंसेज को बेटर किया, दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, और अच्छे माइक्रोस्कोप्स बनाए। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। तो इन्होंने ब्लड के सेल्स को देखा और इन्होंने बैक्टीरिया को देखा, बैक्टीरिया के बारे में मैं भी आपको बताऊंगा, अभी के लिए सिर्फ वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो पहली बार लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इन्होंने देखा और लिविंग सेल्स को इन्होंने देखा। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किनको बोलते हैं? एंटनी वैन लीवेनहॉक को। अब सेल क्या होता है? ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। जैसे मैंने बताया था कि सारे लिविंग बीइंग्स, सब कुछ हमारे सेल से बने हुए। लिविंग बीइंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स की बात करें, यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक। अब आप सोचोगे सर सेल दिखते कैसे हैं? Let us take a closer look at the basic structure of a cell using a microscope. ठीक है, अब हम सेल को देखते हैं कि सेल कैसा होता है, माइक्रोस्कोप से सेल को देखेंगे। The cell is the basic structural and functional unit of all forms of life. ये लाइन मैंने लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स बोलते हैं। और 9th में ये चैप्टर भी है, ठीक है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसमें आपको ये लाइन देखने को मिलेगी। अभी के लिए मैं आपको समझा दूं, स्ट्रक्चरल मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो सब सेल के बने हुए हैं, और जो भी काम हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो सारे के सारे कौन कर रहे हैं? सेल कर रहे हैं। मेरे अंदर डाइजेशन हो रहा है, मैं खाने को पचा पा रहा हूं, कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। मैं ब्रीथ कर पा रहा हूं, कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। मैं वेस्ट को निकाल पा रहा हूं, कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, तो कौन करवा रहा है? सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर और सारे फंक्शन कौन कर रहा है? सेल कर रहा है। इसलिए सेल को हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोलते हैं। समझ आ गया सेल क्या होता है? और ये हमारे भाई साहब, आप फोटो देख सकते हो, ये वाले भाई साहब हमारे हैं एंटनी वैन लीवेनहॉक, ठीक है। ये जो डायग्राम्स हैं ये आपके बुक में नहीं दिए हुए हैं, ऐसी रॉबर्ट हुक की शक्ल भी नहीं दी हुई है, बट मैं चाहता था कि आप लोगों को दिखाऊं, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम सेल को देखेंगे। तो यहां पे हमारी एक्टिविटी आती है। ये एक्टिविटी शायद आपको स्कूल में कराई जाए, नहीं कराई जाएगी तो मैं आप लोगों को बता तो दूंगा ही, ठीक है। ये टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी है, जिसमें टीचर आपको कुछ डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे, ठीक है। कैसे दिखाएंगे? तो ऑनियन बल्ब लेंगे। ऑनियन बल्ब मतलब ऑनियन जो होता है ना, वो बल्ब फॉर्म में होता है ना, तो उसको हम ऑनियन बल्ब बोलते हैं। आपने ऑनियन लिया एक, ठीक है, प्याज लिया, ऑनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थॉरली विद वाटर। उसको पानी से अच्छे से धो लो, ठीक है। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस, इसको काट दिया, ठीक है, प्याज को काटा। ओके, टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, आपने प्याज लिया, प्याज को ऐसे काट दिया छोटे छोटे पीसेस में, उसकी इनर लेयर को आपने फोर्सेप, फोर्सेप क्या होता है? ऐसे एक चिमटा सा होता है, उससे हम उसकी अंदर की लेयर को निकाल देते हैं, ठीक है, अनियन पील को निकाल देते हैं, उसकी अंदर की लेयर को हम अनियन पील बोलते हैं, ठीक है। तो ये देखो यहां पे अंदर की जो लेयर है ना, उसको निकाल दिया विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप। फोर्सेप वो चिमटा होता है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। Place the peel in the petri dish, in a petri dish containing a few drops of saffronin. Saffronin red colored stain है। स्टेन क्या होते हैं? ये हमारे सेल्स को और अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा बेटर देखने के लिए, क्योंकि सेल्स इतने छोटे हैं ना, तो वो स्टेन्स हम कुछ केमिकल्स डालते हैं, मैं अभी आपको यूज बता दूंगा। तो हमने क्या किया, उस पील को, छिलके को हमने रख दिया एक पेट्री डिश में। पेट्री डिश समझते हो आप? ये देखो यहाँ पे पेट्री डिश, नहीं समझते तो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारी पेट्री डिश है, ठीक है। पेट्री डिश में हमने छिलका डाल दिया और एक ड्रॉप हमने डाला सैफ्रनिन। ये रेड कलर का जो सॉल्यूशन है, ये हमारा हो गया सैफ्रनिन, ठीक है, ये हमारा हो गया सैफ्रनिन। फर्स्ट फिगर को देखना, ठीक है। अब मैं रब कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से दिख पाए, ठीक है। उसके बाद क्या? उसके बाद आगे चलते हैं। For 30 seconds, this will give a pinkish color to the cells and help us see them clearly. समझ आ गया सैफ्रनिन क्यों डाला? ये हमारे सेल्स को पिंक पिंक कर देगा और हमें देखने में आसानी मिलेगी, क्योंकि सेल्स जो हैं इस फॉर्म में ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको हमने पिंक कर दिया। ओके, विद द हेल्प ऑफ अ थिन ब्रश transfer the onion peel to another petri dish containing water to rinse the peel and remove extra stain. तो अब आपको सेकंड देखना है। क्या देखना है? सेकंड वाला फिगर देखो, लेट मी शो इट टू यू। ये रहा सेकंड,
है ना। अब आपने क्या किया, अनियन पील को दूसरी पेट्री डिश में डाल दिया और उसका जो एक्स्ट्रा स्टेन था ना वो निकाल दिया। कैसे निकाला, आपने वाटर से थोड़ा रिंस किया उसको, ताकि एक्स्ट्रा स्टेन जो है वो निकल जाए। समझ आ गया। अब हम चलते हैं आगे। Now carefully place the stained onion peel on the glass slide using a thin brush, ensuring it does not break or fold. अब ब्रश की हेल्प से, छोटा सा पेंट ब्रश टाइप होता है ऐसा ब्रश, देखो थर्ड फिगर को देखो, ब्रश की हेल्प से अनियन पील जो हमारी थी उसको ग्लास स्लाइड पे रख दिया। एक रेक्टेंगुलर ग्लास का पीस होता है, इसको हम ग्लास स्लाइड बोलते हैं। इसी पे हम जो भी चीज रखते हैं उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। तो ग्लास स्लाइड पे हमने रख दिया अनियन पील ब्रश की हेल्प से। ध्यान रखना है फोल्ड ना हो, टूटे ना। अब हम आगे चलते हैं। Put a drop of glycerine over the onion peel on the slide. The glycerine will prevent drying of the cells and improve clarity for better visualization of the cells. ठीक है। अब आपने क्या किया, आपने थोड़ा सा ड्रॉपर से ग्लिसरीन डाला। ग्लिसरीन क्या करेगा, आपके सेल को मॉइस्ट करेगा, मतलब गीला गीला सा कर देगा और आपके सेल को थोड़ा सा फुला देगा। ग्लिसरीन थोड़ा फुला देता है सेल्स को, ताकि आप उसको अच्छे से देख पाओ। इतना छोटा सा है, वो फूल जाएगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर दिखेगा, है ना। तो आपने क्या किया, अब डाल दिया ग्लिसरीन। अब आपको क्या देखना है, अब आपको देखना है फोर्थ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम, आई होप आपको समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो अब आपने क्या डाल दिया, ग्लिसरीन डाल दिया ड्रॉपर से उसी स्लाइड के ऊपर, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। स्लोली टेक अ कवर स्लिप ओवर, ठीक है। यहां पे पेज खत्म हो रहा है, ओवर दी, तो पेज मैं आगे कर देता हूं और फिगर मैं यहां पे ले आया हूं ताकि आपको दिखे। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ नीडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड। अब आपको इस पे कवर स्लिप लगानी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। फिफ्थ पे देखो, आपने कवर स्लिप, एक स्क्वायर पीस होता है ग्लास का ही, उसको आपको 45 डिग्री एंगल पे ऐसे रखना होता है। आपका समझ लो ये वाला आपका ऐसे करके आपका ग्लास स्लाइड है, उसके ऊपर आपने ऐसे कवर स्लिप रखा ये पेन की तरह, और 45 डिग्री में उसको आपने नीचे किया ऐसे, ठीक है। 45 डिग्री में ऐसे किया, ऐसे किया कि आपके बबल्स जो है ना वो ना बने, बबल ना बने उसमें, तो ध्यान से इसको रखना है। जब आप रख दोगे तो आपका कुछ ऐसा दिखेगा, देखो, ठीक है, ऐसा दिखेगा, ठीक है। बस उसको आपने माइक्रोस्कोप में रख देना है और आपको ये सब दिखेगा। तो आगे चलते हैं। यूज ब्लॉटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एक्स्ट्रा ग्लिसरीन अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। तो हम ब्लॉटिंग पेपर से, जो फिल्टर पेपर होता है उससे साइड साइड में ऐसे ऐसे करेंगे ताकि आपका एक्स्ट्रा जो भी चीजें हैं वो आपका पेपर एब्जॉर्ब कर दे। उसके बाद व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप और अ फोल्ड स्कोप, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप हमारे स्कूल्स में होता है, तो उसमें हम इसको देखेंगे और उसको आपको कंपेयर करना है फिगर 2.3c से। कौन सी फिगर से, इससे जो भी आपको दिखे ना स्कूल में वो आपको इससे कंपेयर करना है। तो आपको क्या क्या दिखेगा, आपको सेल वॉल दिखेगा, सेल मेम्ब्रेन दिखेगा, न्यूक्लियस दिखेगा, साइटोप्लाज्म दिखेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आपको दिखेंगी। ये सारी चीजें क्या होती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। What similarities do you find in figure 2.3c and figure 2.3d? तो इसमें और इसमें, C और D में क्या सिमिलैरिटी है। D तो हमारी ब्रिक वॉल है, ठीक है, ईंट की एक दीवार है, और इसमें आपकी क्या सिमिलैरिटी है। देखो वैसे ही हमें छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो आप एक छोटे से ईंट को, ब्रिक को आप सेल मान सकते हो। ये छोटी सी जो ईंट है इसको आप एक सेल मान सकते हो, और पूरी दीवार को आप ऑर्गेनिज्म मान सकते हो, ठीक है। इसीलिए ये आपको डायग्राम दिया हुआ है। You will observe nearly rectangular structures under the microscope. These are cells of the onion peel which are closely arranged without any space between them. तो आपको सेल्स दिखेंगे। ये सेल्स किसके हैं, ये प्लांट सेल्स हैं, क्योंकि आपने अनियन लिया है, प्याज लिया है ना, तो ये हमारे प्लांट के सेल्स हैं। ये आपको ऐसे दिखेंगे, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, और बीच में कोई स्पेस भी नहीं है, नो इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है बीच में। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। तो आप यही चीज डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के लिए कर सकते हो, जरूरी नहीं है प्याज के लिए ही करना है। अलग अलग प्लांट्स में आप ये सारे स्टेप्स जो मैंने आपको बताया एक्टिविटी में, ये आप कर सकते हो। आपके पास माइक्रोस्कोप होना चाहिए। यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। आपको पता लगेगा हर एक प्लांट में आपको ये सेल्स दिखेंगे। What do you think the body of an animal is made up of? तो आपको क्या लगता है एनिमल किससे बने होते हैं, एनिमल भी हमारे सेल से ही बने होते हैं। तो इमेजेस समझ आ गई। एक इमेज इस पेज पे आपको ये दी गई है जिससे आपको पूरा एक्सपेरिमेंट समझ आता है। एक आपको ऑब्जर्वेशन दी गई है कि दिखेगा क्या माइक्रोस्कोप से, और एक आपको ये ईंटों की दीवार दी गई है कंपेयर करने के लिए, ठीक है। ये इमेजेस हमारी इस पेज पे दी गई हैं, ठीक है। इसी के साथ हम अपना फर्स्ट पार्ट जो है इस चैप्टर का खत्म करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम
एनिमल सेल के साथ भी यही एक्टिविटी करेंगे जिसमें हम एनिमल सेल को देखेंगे और इसके लिए ना हम अपने मुंह के अंदर से एक लेयर निकालेंगे जिससे हम एनिमल सेल्स को ऑब्जर्व करेंगे और उसके क्या पार्ट्स होते हैं उसको भी ऑब्जर्व करेंगे। आई होप यू लाइक द वीडियो। आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव थी। अगर आपका कोई छोटा भाई बहन है 7th क्लास में, तो 7th क्लास की भी सीरीज चल रही है, तो उनको 7th क्लास की वीडियो भेज देना। मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल और उनसे भी सब्सक्राइब करा देना। बाय बाय, माय नेम इज यतिन मदान, आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड टेक केयर।